तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने अभी तक के अगर पिछली कुछ क्लासेस की बात करें तो हमने बेटर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो ये कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एक टॉपिक हमने अभी स्किप किया हुआ है, हिडन गुडविल। ये भी हम किसी भी एक ही क्लास में कवर अप हो जाएगा, इसको हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हमने फोर्थ टॉपिक स्टार्ट किया था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स या लॉसेस का। लेकिन आज फोर्थ टॉपिक का ही एक छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसको करे बिना हम आगे नहीं जा सकते। क्या है जी टॉपिक का नाम? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को भी कवर अप करेंगे और देखते देखते प्यारे बच्चों आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होने को हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं। और बहुत जल्द हम जो है एक नए टॉपिक पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि फिफ्थ जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, और चैप्टर भी एंड होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आपने अब तक की जितने भी चीजें सिखाई हुई हैं आप उनको कवर अप करते जा रहे होंगे, उनको सीखते जा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपने उनको अभी तक नहीं सीखा है तो मैं फिर से आपको कहूंगा, अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है यूट्यूब पर, आप उनको जाओ, उनको देखो, और अब तक की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको बहुत अच्छे से समझ ले, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने एडमिशन बहुत अच्छे से समझ लिया तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि आपके 2 या 3 चैप्टर बहुत इजी हो जाने वाले हैं अपने आप में। जैसे कि रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो आपको बहुत आसान लगेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा करेंगे। आज की क्लास में आज का टॉपिक देखते हैं, एक बार मैं जरा ये हटा दूं। यस, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सा टॉपिक है आज की क्लास का हमारा, मैं आपको डिस्कस करा देते हैं वन बाय वन। आज का टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है बेटा, फोर्थ टॉपिक का ही पार्ट है दूसरा, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आई थिंक आप इस बात को समझ चुके होंगे इसका मीनिंग क्या है। चलिए एक बार फिर भी हम मीनिंग स्टार्टिंग से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जिसे नाम से पता चलता है री वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मीनिंग होता है हिंदी में किसी चीज का मूल्यांकन करना। क्या करना प्यारे बच्चों? मूल्यांकन करना किसी चीज का। किसी चीज का क्या करना प्यारे बच्चों? मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मतलब किसी चीज को नापना या मापना, ठीक है। री का मतलब होता है अगेन। री का क्या मतलब होता है? अगेन, यानी कि दोबारा से किसी चीज का मूल्यांकन करना या उस चीज को नाप लेना। मतलब सर, मतलब ये प्यारे बच्चों, आप किसी भी चीज का वैल्यूएशन जब बिजनेस में करते हैं तो वो आप अपने अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में करते हैं। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक एडमिशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारे कोई पार्टनर थे, जैसे कि हम एग्जांपल में लेकर चलते हैं, कोई 2 पार्टनर थे, बेसिकली मान के चलते हैं हम 2 थे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एक नया पार्टनर प्यारे बच्चों क्या होना चाह रहा है? एडमिट होना चाह रहा है। इसमें एक नया पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है। अब जो ये नया पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है, तो इसके आने से पहले ही हम अपनी फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं प्यारे बच्चों, इनको रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है। अभी क्यों करेंगे ये बताऊंगा मैं। लेकिन जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, इवन दो, हम तब भी क्या करते हैं प्यारे बच्चों? रीवैल्यूएशन करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, या फर्म का रेशो बदलते हैं। अगर कोई 2 ही पार्टनर थे या 3 पार्टनर थे और ये अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं, सपोज करो पहले इनका रेशो 1:2 था,
और अब ये अपना रेशो इक्वल करना चाहते हैं, 1:1 करना चाहते हैं, तब भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज होगा। ठीक है, क्यों होगा अभी बताऊंगा, लेकिन आई थिंक ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा कि रीवैल्यूएशन क्या होता है और कब किया जाता है। इसी को प्यारे बच्चों आप जानते भी होंगे, मैं स्टार्टिंग से आपको फोकस करके बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इसी को रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? फर्म का रिकंस्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है, रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा होगा, आपको वहां पर भी मिला होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं जी? हम रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर रिकंस्टिट्यूशन क्यों करते हैं, क्यों हम दोबारा से रीवैल्यूएट करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं इतना, क्योंकि हम चैप्टर के अब काफी डेप्थ में आ चुके हैं, तो आपको इतना पता चल चुका होगा कि अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारा ये एक बिजनेस है, जो किस किस का है प्यारे बच्चों? ए का है, ठीक है, ए का है, और किसका है प्यारे बच्चों? ये बिजनेस बी का है, ये ए है हमारा, और ये कौन है प्यारे बच्चों? बी। ये बिजनेस सपोज करो इनका है, तो आपको पता है इसमें कुछ बिजनेस में आपके पास कुछ एसेट्स होंगी, यस और नो? कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, है ना? कुछ एसेट्स होंगी जिन पे इनका मालिकाना हक होगा, और कुछ इस बिजनेस की लाइबिलिटीज भी होंगी। मतलब सर, लाइबिलिटीज का मतलब हो गया जो इनको पेबल करनी है ना? ये जो इनको पे करनी है, बात समझ में आ रही है? कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, सपोज करो ये रेड कलर से जो शो हो रही है, लेट अस सपोज वैसे ही मान लेते हैं ये लाइबिलिटीज है। जो ब्लैक कलर से शो हो रहे हैं आपको, ये क्या है? एसेट्स है। तो इन इन पर इन दोनों का हक है या नहीं है, ये बता दीजिए, ये सर नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हुआ क्या कि कल को ये पार्टनर एडमिट हो रहा है, ये सुनो, ये पार्टनर एडमिट जब हो रहा है, तो इस पार्टनर के एडमिट होने पर इसका भी इन पर मालिकाना हक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सीधी सी बात है सर कि हो इसका जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि कल को ये भी ओनर बन जाएगा, ये भी फर्म का उतना ही दावेदार रहेगा जितने ये दावेदार हैं, अपनी कैपिटल भी इसी के लिए लेकर आएगा ये। लेकिन प्यारे बच्चों, यस सर। ये तो ठीक है कि इस पे मालिकाना हक हो जाएगा, लेकिन अगर बात करूं मैं कि ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, अगर ये इन्होंने अब तक इन पर कोई प्रॉफिट या चलो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, फिलहाल इन्होंने इस पे कुछ प्रॉफिट कमाया है, यानी कि सपोज करो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, फिलहाल ए ने और बी ने क्या करा, एक बिल्डिंग खरीदी थी प्यारे बच्चों, पहले इसके एडमिशन होने से पहले, यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी थी। बिल्डिंग जो खरीदी थी प्यारे बच्चों, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1 लाख रुपए की खरीदी थी, 1 लाख की। अब ये बिल्डिंग अगर आज मार्केट में जिस टाइम पे इसका एडमिशन हो रहा है, उस टाइम पे इसकी मार्केट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो ये 1 लाख से बढ़कर इसकी वैल्यू जो है वो 1.5 लाख हो गई। इसका मतलब ज्यादा की हो गई। तो क्या आप इस बात को सहमत हैं कि इस पे जो है प्रॉफिट 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है? ये बात सब जानते हैं, इस पर 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, जब ये आएगा इस पे इसका मालिकाना हक हो जाएगा, लेकिन जो इसका प्रॉफिट हुआ है वो ए और बी का होना चाहिए या सी का भी होना चाहिए, बताओ? नहीं सर, सी का नहीं होना चाहिए। तो ए और बी का होना चाहिए भाई। अभी तक जो भी बिजनेस में इन्होंने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस पे रिटर्न तो इन्हीं का होना चाहिए। तो इसीलिए यस जब सर। इसका प्रॉफिट इन दोनों का होता है, तो प्यारे बच्चों अगर कोई लॉस भी होता है तो वो भी इन्हीं का ही होगा। भाई ये भी तो कहेगा सी कि भाई अगर तुम प्रॉफिट ले रहे हो तो लॉस भी तो मिलो। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, हम किसी भी नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले या जाने से पहले है ना, क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का और लायबिलिटीज का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों यस की, सर। हमारा टॉपिक में जो बात कर रहे हैं हम, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज की, तो इनमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आपको इसके अंदर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट का नाम होता है, जो हम टॉपिक कर रहे हैं टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन। तो वही वही हमारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम वही अकाउंट होगा हमारा, जिसका नाम होगा प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम होगा जी? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जी, यही हमारा टॉपिक का नाम होगा, जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट
हमको बनाना पड़ेगा। यानी कि फोर्थ टॉपिक का जो दूसरा पार्ट है, जो आज की क्लास में हम कवर कप करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस अकाउंट से जितने भी रिलेटेड चीजें हैं वो आज ही क्लास में डिस्कस कर लें और खत्म कर दें प्रॉब्लम्स को। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? अगर मैं बात करूं तो इससे याद रखना, ये एक तरीके का प्यारे बच्चों नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है जी? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट की प्रॉपर्टीज ये होती है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस एंड ऑल इनकम्स या प्रॉफिट या गेन क्या होंगे जी आपके? ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? डेबिट होते हैं। और ये सब क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपके क्या आएंगे प्यारे बच्चों? इस साइड आपके आपके आप याद रख सकते हैं लॉस या एक्सपेंस, और यहाँ पर आप क्या याद रख सकते हैं बेटा? गेन या इनकम। याद रखोगे जी? यानी कि ये आपकी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये डेबिट साइड है। कौन सी साइड है जी? डेबिट। और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूं, तो ये क्रेडिट साइड है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, इस अकाउंट की बात करें तो प्यारे बच्चों, जब हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज की कर रहे हैं, तो इसमें दो ही तरह की आपको ज्यादातर एडजस्टमेंट मिलती है, टू टाइप्स की। एक तो रिलेटेड टू एसेट्स, पहली टाइप की कैसे मिलेंगी प्यारे बच्चों? रिलेटेड टू एसेट्स। और दूसरी मिलेंगी, वो मिलेंगी प्यारे बच्चों रिलेटेड टू लाइबिलिटीज। क्लियर? बहुत फोकस के साथ चाहिए मुझे, किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया था। आज ही हम सारा डिस्कस कर लेंगे और खत्म कर देंगे इस बात को। ये इसमें दोबारा से करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं एसेट्स की बात करूं, और यू नो वेरी वेल कि हम बात कर रहे हैं रीवैल्यूएशन की, दोबारा से नापने की, तो आपको दो ही तरीके की एडजस्टमेंट मिलेंगी। ठीक है ना? पहले तो बता दिया रिलेटेड टू एसेट्स और रिलेटेड टू लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में भी आपको दो ही तरीके की एडजस्टमेंट मिलेंगी। या तो देखो प्यारे बच्चों, एक सीधी सी बात समझ लीजिए कि या तो एसेट्स इंक्रीज हो रही होगी या एसेट्स क्या हो रही होगी प्यारे बच्चों? बताओ। डिक्रीज हो रही होगी, हाँ या ना? भाई अगर मैं कहूँ कि आज हमारी एक बिल्डिंग थी प्यारे बच्चों, हमारी एक बिल्डिंग थी जो हमने पहले बाय की थी, वो 1 लाख रुपए की थी, और आज इसकी मार्केट वैल्यू जो है प्यारे बच्चों, मैं या तो कह सकता हूँ कि 1 लाख से कम की थी, कोई भी अमाउंट ले सकता हूँ मैं, 95,000 ले सकता हूँ, 50,000 ले सकता हूँ, 99,000 ले सकता हूँ, वट एवर, मतलब कम ले सकता हूँ, यानी कि डिक्रीज कर सकता हूँ। या मैं मार्केट वैल्यू को बढ़ाकर दिखा सकता हूँ, चाहे 1 लाख 1 रुपया दिखाऊं और चाहे 1,10,000 रुपये दिखाऊं। ये सर नो? तो यानी कि एक तरह से आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? डिक्रीज मिलेगा, और एक तरह से आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा। यस और नो? अगर मैं रीवैल्यूएट करता हूँ दोबारा से, अगर मैं रीवैल्यूएशन करता हूँ, तो आपको या तो डिक्रीज मिलेगी या इंक्रीज मिलेगी। सिमिलरली प्यारे बच्चों, आपको लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, तो लाइबिलिटीज भी आपको सेम फॉर्म में मिलेगी, आपको लाइबिलिटीज भी। क्या सर? कि या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी या लाइबिलिटीज क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई? या तो एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी या लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ तक भी चीजें क्लियर है? अब एसेट्स को जो डिक्रीज करेगा, इन बातों को ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो एसेट्स को डिक्रीज करे और चाहे लाइबिलिटीज को डिक्रीज करे। जो वो एसेट्स को डिक्रीज या इंक्रीज करेगा, जैसे मैं डिक्रीज की बात कर लेता हूँ, चलो पहले एक सेकेंड, हम पहले डिक्रीज की बात कर लेते हैं। अगर एसेट्स को डिक्रीज करेगा, तो अगर प्यारे बच्चों में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं किसी एसेट्स पे, तो क्या वो भी डिक्रीज के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? डेप्रिसिएशन का फॉर्म थोड़ा सा भी याद है 11th क्लास से? क्या डेप्रिसिएशन याद है थोड़ा बहुत भी? मैं ये नहीं कह रहा टॉपिक आना चाहिए, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन का मीनिंग याद है सभी को? यस यस सर। सर। चलो एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ प्यारे बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये एक तरीके का प्यारे बच्चों लॉस होता है।
जो एसेट्स पर चार्ज होता है। यानी कि अगर हमारी बिल्डिंग 1 लाख की थी और मैं कह दूं उस पे चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन, क्या चार्ज हुआ? डेप्रिसिएशन एट 10%। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10%। तो ये डेप्रिसिएशन इस एसेट्स को क्या कर रहा होगा? कम करेगा। माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है उतनी ही अमाउंट से जितना बताया, 10%। 1 लाख का 10% निकाल लोगे तो इसका मतलब 10,000 रुपए। यस और नो? तो हमारी जो बिल्डिंग है वो 90,000 हो जाएगी। इस केस में अगर मैं इसी एग्जांपल को उठा लूं तो हमारा लॉस कितने का हुआ शिवम? अगर इसी केस की मैं बात करूं तो हमारा लॉस कितने का होगा प्यारे बच्चों? 1,000। नहीं, तुम्हें साफ नहीं दिखाई दिया, ये 10,000 है। 10,000। हाँ जी। तो डेप्रिसिएशन तो 10,000 का है ना, तो 10,000 रुपए का लॉस हुआ। वो आपको डायरेक्ट भी बता सकता है, जरूरी नहीं वो डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करे, वो आपको किसी और तरीके से भी बता सकता है कि वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई, तो भी आपका लॉस होगा। गॉट इट? लेकिन यहाँ पर आप 3 बातों का ध्यान रखेंगे। आपको बुक्स में या तो आपको बाय वर्ड मिलेगा, इतने रुपए से, या आपको मिलेगा टू वर्ड, टू या एट वर्ड। इन बातों पर भी आप स्पेशल फोकस करेंगे, बाय या टू और एट, ठीक है ना। ऐसे ही लाइबिलिटीज पे भी आपको वर्ड मिलेगा, क्या? बाय या टू या एट। मैं बताऊंगा अभी इसका मीनिंग आपको, क्योंकि बच्चे अक्सर इनमें भी गलती कर देते हैं। ऐसे ही इंक्रीज में भी आपको मिलेगा, या तो बाय मिलेगा या टू या एट, ये एक ही बात है। क्या होता है सर, इनका मीनिंग बता दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि ए बिल्डिंग, मैं कहूं अगर बिल्डिंग was depreciate by 1,000, अगर मैं कहूं बिल्डिंग जो है डेप्रिसिएट हो गई कितने से? बाय 1,000 से। तो या मैं कहूं बिल्डिंग was decreased up to 10,000। और सपोज करो हमारे पास एक बैलेंस शीट है जिसमें एसेट साइन में लिखा हुआ है बिल्डिंग। सपोज करो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग कितने की बता दी? 1 लाख। ध्यान रखना ये 1 लाख लिखा हुआ है, शायद जीरो कम या ज्यादा लग सकती है, वैसे ही रफली यूज किया है। अब मुझे पहले केस में बताओ लॉस कितने का है? बताओ। 1,000 रुपए का। सर, 1,000 रुपए का। सर, 1,000 रुपए का। ठीक है, 1,000 रुपए का क्या है? लॉस है, ठीक है ना, क्योंकि डेप्रिसिएट होगी 1,000 से। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन में कहूँ कि बिल्डिंग वॉज डेप्रिसिएट अप टू 10,000, तो कितने का लॉस है जी? 10,000। 10,000। 10,000 का ही है भाई? यस सर। नहीं, बिल्कुल भी 10,000 का नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि बेटा उन्होंने कहा डिक्रीज्ड अप टू, डिक्रीज हो गई, घटकर कितनी हो गई? 10,000 रुपए की। थी कितने की? थी कितने की भाई? 1 लाख रुपए की। तो घटकर कितने की हो गई पता है आपको? 90,000 रुपए पैसे, 90,000 डूब चुके। आया बात समझ में? क्या हो चुका? 90,000। बिल्कुल 90,000 वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। समझ में आई बात? अरे बोल तो दो। यस सर, आ गया। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर बाय वर्ड यूज हुआ है तो आप डायरेक्ट अमाउंट उठा लेंगे, लेकिन अप टू या टू यूज हुआ है तो आपको उतनी अमाउंट घटकर हो चुकी है।
ठीक है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो आपको इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस। ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं। अब पहले मैं आपको फॉर्मेट में बता दूं थोड़ी सी चीजें और ज्यादा। ये रहा। तो जैसे आपको मैंने लॉस बताया। अच्छा आपको बताओ लॉस कब होगा? अगर मैं यहाँ पर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, किसकी वैल्यू, डिक्रीज इन एसेट्स, तो लॉस होगा या नहीं होगा भाई? यस सर, होगा। अगर मैं कहूँ इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज इन एसेट्स, ऐसे ही तो क्या होगा सर, प्यारे प्रॉफिट बच्चों? आप होगा। प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट। सबको क्लियर है भाई ये बात? अगर आपकी यस एसेट्स सर। घटती हैं तो आपका एक तरह से नुकसान है भाई। आपकी एसेट जो है 10,000 रुपए की है, वो घट गई 1,000 रुपए से, तो आपका नुकसान हो गया। तो इसलिए एसेट्स में कमियां डेबिट साइड आएंगी और एसेट्स में बढ़ोतरी आपकी क्रेडिट साइड आएंगी। ऐसे ही इसका अपोजिट होता है प्यारे बच्चों, इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स में, सॉरी गलत कर दिया, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो वो आपके डेबिट साइड में आएंगी, आपकी देनदारियां बढ़ गई हैं तो आपके लिए एक तरह से लॉस है। और अगर आपकी लाइबिलिटीज घट जाएं, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका एक तरीके से क्या है, फायदा है। तो इस तरीके से ये आएंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो ज्यादा आएगा वो दोनों साइड लिखेंगे। और अगर आपका बैलेंस बचता है डेबिट साइड में तो वो होगा आपका प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और जिसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर टू कहाँ करते हैं जी, कैपिटल अकाउंट या कैपिटल करंट। अकाउंट है, करंट अकाउंट। अब आपको पता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हम कब यूज करते हैं? कैपिटल नॉर्मल केस में या फ्लक्चुएटिंग केस में। और अगर कुछ भी ना बता, वो सॉरी, अगर फिक्स्ड बता दे तो कहाँ करेंगे जी आप, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। करंट अगर हम अकाउंट। करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और ये जो भी प्रॉफिट होगा, ये जो अमाउंट आएगी प्रॉफिट की, याद रखना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जी? याद रखना हमेशा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड रेशो। जब जरूरत है तो खोल। ये भी बात आप याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में। इस बात को याद रखना। ये आपका पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। आज ये सिंपल से इस टॉपिक का क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट हमें ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें। हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, सो दैट हम चीजों को समझ लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन सारे नहीं हमें भी करने, हम तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिलहाल एक क्वेश्चन उठा लेते हैं रैंडमली, जिसका क्वेश्चन नंबर है 44। सभी मिलकर करेंगे इस क्वेश्चन को। जहां मुझे आपसे पूछना होगा तो आप क्विक रिप्लाई देंगे और साथ साथ बताते रहेंगे। डन। यस सर। ये हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। शिवम तक आवाज जा रही है और वंशिका के पास तक या नहीं? ये सो गए हैं पढ़ते पढ़ते। पहली है बेटा, बोलने की तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। पहली एडजस्टमेंट है, मशीनरी बी reduced by 16,000 and building be appreciate by 40,000। यहाँ पर एक नया वर्ड आया, appreciate। तो appreciate का मीनिंग मैं आपको बता दूं, जैसे बेटा डेप्रिशिएट होता है ऐसे ही appreciate होता है। appreciate का मतलब बेसिकली इंक्रीज करना होता है। ठीक है जी। आप मुझे बताओ, जो ये मशीनरी रिड्यूस हुई, तो ये लॉस है आपका या प्रॉफिट है, बताइए? सर लॉस है। लॉस है। प्रॉफिट है। अच्छा, मशीनरी घट गई तो लॉस प्रॉफिट होता है, अरे वाह, मजा बांध दिया बेटा।
तो हम यहाँ पर टू लगाकर लिखेंगे बेटा, टू मशीनरी, टू मशीनरी, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, लॉस हो गया। हमारे पास एक मशीन थी जो 16,000 रुपए से घट गई। अच्छा, मुझे कैसे पता चला यहाँ 16,000 ही लिखने हैं? बताओगा कोई बच्चा, कैसे पता चलेगा 16,000 लिखने हैं? मुझे पता चलेगा इस वर्ड से, इस वर्ड से, इस वर्ड से, बाय। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बाय। अभी बताया था ना, अगर बाय। बाय मिले, अगर बाय मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि इतने रुपए से हुआ है ना? आप यूज करते हैं इंग्लिश में भी। अच्छा, ये जो मशीन बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई, तो एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज का बढ़ना। तो बिल्डिंग आपकी बढ़ चुकी है, तो आपको फायदा हो गया, नुकसान? सर फायदा। सर प्रॉफिट। सर फायदा बिल्कुल, ये होएगा। है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग। कितने रुपए से बेटा? 40,000 से। कितने से जी? 40,000 से। ये वाली एडजस्टमेंट मैं करा सकता हूँ, लेकिन अभी इस टॉपिक में हम ये नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल टफ नहीं बनाना चाहता। जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत बार एडजस्टमेंट आएगी, इसको अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं। ये भी छोड़ देते हैं, अभी इसको समझने की कोई नीड नहीं है। ये सब चीजें आएंगी और बहुत अच्छे लेवल पर समझाऊंगा। फिलहाल छोटी छोटी चीजें समझानी है मुझे बस। जैसे कि आपको यहाँ पर मिला हुआ है, आपकी स्क्रीन पर है कि फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू कितने की थी बेटा? 50,000 रुपए। मैंने आपको समझाया भी था बुक वैल्यू का क्या मीनिंग होता है, जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है, ये सुन लो, वही क्या होती है, यस बुक सर। वैल्यू। वो कितने की है? 50,000 रुपए की। और वो कह रहा है रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? रिड्यूस हो जाएगी। कितने से? बाय वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? बाय 40%। तो इसका मतलब होता है इतने रुपए से। तो 50,000 रुपए का बुक वैल्यू कितने की थी? 50,000 रुपए की, यानी कि बैलेंस शीट में 50,000 50,000 रुपए की थी। तो उसका 40% से वो घट जाएगी। तो उसका अगर मैं 40% निकल लूंगा तो 5 चौक कितना हो जाएगा भाई? 20। 20,000। 20। तो यानी कि 20,000। तो ये जो 20,000 हुआ, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ भाई? लॉस सर हुआ। लॉस। लॉस हुआ। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे टू फर्नीचर। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? टू फर्नीचर। कितने का? 40%, यानी कि 20,000। तो ये 20,000 का हमारा क्या हुआ? लॉस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका कि फर्नीचर, कि फर्नीचर, फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 50,000 रुपए। देखो यहाँ पे भी सेम वर्ड यूज हुआ। ये देखो, फर्नीचर, फर्नीचर, बुक वैल्यू 50, 50। इज टू बी रिड्यूस, रिड्यूस। यहाँ पे क्या वर्ड हुआ? बाय। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ? टू। इसी पे मेरा आपका फोकस था, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी पे गलती करते हैं। डन। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू है, यहाँ पर बाय है, यहाँ पे भी 40%, यहाँ भी 40%। यानी कि अगर मैं पूरे क्वेश्चन को अगर मैं हाईलाइट करूं और इन वर्ड को हटा दूं, तो आप शायद ध्यान भी ना दे पाते दोनों में क्या डिफरेंस है। दिखाई दिया डिफरेंस? तो इसी से तकदीर बदल जाएगी क्वेश्चन की प्यारे बच्चों। तो यस सर। ध्यान रखना, ये कह रहा है रिड्यूस टू, रिड्यूस टू 40%। वो घटकर कितना रह गया प्यारे बच्चों? 40%। कितना रह गया? 40%। 40%। सर घटकर, 40%। रिड्यूस टू 40%, वो घटकर 40% रह गया। तो मुझे बताओ घटा कितना? 60%। सर 60%। बिल्कुल। अगर ये बात किसी के समझ में ना आई हो तो दोबारा पूछ सकता है। मैंने बताया फर्नीचर की वैल्यू जो है इज टू बी रिड्यूस टू, यानी कि घटकर इतना हो जाना। बाय का मतलब है इतने रुपए से घट जाना। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 20,000, ये लिख दिया 20,000 डायरेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा रिड्यूस टू, घटकर 40% हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो वो अपने आप घटकर 40% हो गया। तो घटा कितना होगा? मैंने बताया था, डिफरेंट करते हैं, 60%। अब मैं निकल लूंगा बेटा 50,000 का 60%। 50,000 का 60%, 5 छंग 30, 1 2 3। तो कितना आ गया जी आपका? 30,000। क्या आपने इस पॉइंट को समझ पाए बहुत अच्छे से? लेकिन घटा यहाँ पे भी है तो लॉस हुआ यहाँ पर भी। तो क्या लिख देंगे? टू फर्नीचर, टू फर्नीचर 30,000। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस सर। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में एसेट से रिलेटेड घटना या बढ़ना सिखाया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं इसमें इंक्लूड कर लूं जिसमें लाइबिलिटी साइड हो।
अगर मैं आपको वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खुद से ही, तो आई थिंक आप समझ जाएंगे। अगर मैं कहूँ बेटा कि देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड creditors rupees 1000 now to be recorded। इसका मतलब है बेटा देयर वॉज अन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट का मतलब हमें पहले से क्रेडिटर्स का नहीं पता था, जो अनरिकॉर्डेड थे, अब रिकॉर्ड नहीं थे, लेकिन अब कह रहा है नाउ टू बी रिकॉर्ड, अब हमने निश्चय किया कि वे रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो पहले तो बताओ ये प्रॉफिट है या लॉस है या क्या है? सर लॉस है ये, लॉस है। कैसे पता चला बेटा लॉस है ये? क्योंकि सर हमारे क्रेडिटर कर्जा होता है, उन्हें कर्जा देना होता है, बिल्कुल मीन्स हमने बिल्कुल, लिया। क्रिएटर को हमें पैसे देने होते हैं, है ना। अब ये हमें पहले नहीं पता था, ये अनरिकॉर्डेड थे, लेकिन अब रिकॉर्डेड करेंगे। तो प्यारे बच्चों साफ साफ सी बात हो गई कि लाइबिलिटीज जो लाइबिलिटीज हैं वे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। भाई पहले नहीं पता था, हाँ या ना? पहले नहीं पता था, अब पता चल गया कि देने हैं पैसे। तो अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूं तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड। ऑब्वियस सी बात है, लॉस को हम डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 1000। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा लाइबिलिटीज का भी हम लेन देन करते हैं। तो आपको एक बात और याद रख सकते हैं आप फिलहाल, कि यहाँ पर हम अन प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पर अनरिकॉर्डेड अन सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, हम यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी लिखते हैं क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ये और नो? यस सर। यहाँ पर एक वर्ड और आ सकता है, अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट सॉरी लाइबिलिटीज। लॉस है ना। इसका थीम को बहुत अच्छे से समझ लेंगे सभी बच्चे। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ? अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, जो चीज पहले सर रिकॉर्ड जो हमने नहीं थी रिकॉर्ड नहीं किया। या आपको पहले नहीं पता था, लेकिन अगर अब रिकॉर्ड करोगे तो उसका आपको इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि अब एक्चुअली में स्थिति क्या होगी। मुझे एक बात बताओ, आपने जेब में हाथ डाल ले, आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपने जेब में हाथ डाले, अपनी पॉकेट्स चेक करी सारी, आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन आप उसे आपको याद भी नहीं है कि आपके पास कहीं पैसे रखे हुए हैं, आपके पास आपने सारे में चेक कर लिया, अपने पास आपके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन आपने अपने एक पुरानी किताब मिली आपको 11वीं क्लास की, और सपोज करो आप ऐसे उसको पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते आपको जो है उस बुक में क्या हुआ कि आपको 500 का नोट मिल गया। तो ये क्या हुआ एक तरह से, मतलब मैं आपको बच्चों वाले तौर पर समझा रहा हूँ। तो यो एक ऐसी एसेट्स है जो आपको अनरिकॉर्डेड थी, यानी कि आपको पता नहीं थी, लेकिन सडनली मिल गई। तो अगर आप इसको अब कंसीडर करोगे तो आपकी एसेट्स बढ़ी या घटी भाई? सर बढ़ गई। बढ़ गई। तो बढ़ गई तो क्या हो गया आपको फायदा। इसीलिए मैंने आपको, देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड, क्योंकि फायदा होता है, आपने पहले बताया प्रॉफिट लिखते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को पता था लाइबिलिटीज थी आपकी, और आपको पता नहीं था उसका, लेकिन अब पता चला अरे यार उसके पैसे देने, आपको याद आ गया, है ना, लाइबिलिटीज बढ़ गई। तो लाइबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो आप कहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, डेबिट साइड, क्योंकि वो आपका एक तरह से क्या है प्यारे बच्चों, आपका एक तरीके से वो लॉस है। ये बताओ, ये बात बिल्कुल क्लियर है सभी के?
यस सर। सर तो आपका ये Yes, टॉपिक sir. कंप्लीट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंप्लीट हो जाता है। इसी से और क्वेश्चन आपको इसके करने भी नहीं है, ये जैसे 43 है या और क्वेश्चन है अभी नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने सर? इसलिए नहीं करने प्यारे बच्चों, कल से हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जहां पर आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। आपको करने के लिए इसने क्या कहा, दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड हुआ। ये है। आपको क्या कहा इसने करने के लिए? प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ पे इसने कहा नहीं, इवन आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनवाएगा। क्या बनवाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट भी। तो अब से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा बेटा? सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा सर? उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इस काम को करने के लिए आप देख लीजिए, हमने आज तक जितनी भी क्लास की है वो आज इस क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए की है। इसी काम को हमें करना है। और जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिक्स करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे सारी चीजों को रिवाइज करके आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप दोबारा से रिवाइज करके आएंगे। और रिवैल्यूएशन क्वेश्चन, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, अब से सारे क्वेश्चन में बनाना सीखना है। तो अगर कहीं दिक्कत है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।